पृथ्वी चैप्टर है, क्लास 11 भौतिक भूगोल का मूल सिद्धांत है। इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा जाएगा? पृथ्वी की उत्पत्ति और उसका विकास पढ़ेंगे, पृथ्वी का आंतरिक भाग पढ़ेंगे, वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पढ़ेंगे, प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ेंगे, भूकंप और ज्वालामुखी भी पढ़ेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में इतनी सारी चीजें पढ़ी जाएंगी। पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास। क्या आपको कविता याद है जो आपने अपनी नर्सरी की कक्षा में पढ़ी थी? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। शुरुआत भी यहीं से हो रही है भाई। बचपन से ही तारों रातों ने हमें हमेशा आकर्षित किया है। ठीक है, वो बचपन से ही तारों भरी रातें हमें हमेशा आकर्षित किया है। आपने भी इन तारों के बारे में सोचा होगा और असंख्य प्रश्न आपके दिमाग में आए होंगे। कुछ इस प्रकार के प्रश्न जैसे आकाश में कितने तारे, तारे कैसे बने, क्या कोई आकाश के अंत तक पहुंच सकता है? इन प्रश्नों के अतिरिक्त भी कई प्रश्न आपके दिमाग में आए होंगे। इस अध्याय में आप जानेंगे कि ये टिमटिमाते छोटे तारे कैसे बने और इसके साथ ही आप पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास की कहानी भी पढ़ेंगे। शुरुआती सिद्धांत देखेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न दार्शनिकों वैज्ञानिकों ने अनेक परिकल्पनाएं दी। इनमें से एक प्रारंभिक और लोकप्रिय मत इमैनुअल कांट का है। कौन है ये? जर्मन दार्शनिक है ना? ठीक है, कांट महोदय। 1796 में गणितज्ञ लाप्लेस ने इसका संशोधन प्रस्तुत किया जो निहारिका परिकल्पना नेबुलर या हाइपोथेसिस के नाम से जाना जाता है। इस परिकल्पना के अनुसार ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल से हुआ है जो कि सूर्य की युवावस्था से संबद्ध थे। ये जो निहारिका परिकल्पना है, इसके द्वारा ये बताया जाता है कि ये जो तारे हैं, एक जो ग्रह हैं, इन सब का निर्माण कैसे हुआ है? ये धीमी गति से सूर्य की युवावस्था से संबंधित धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल से। ठीक है, बाद में 1900 में चैम्बरलेन और मोल्टन ने कहा कि ब्रह्मांड में एक अन्य भ्रमणशील तारा सूर्य के नजदीक से गुजरा। किसने बताया है? चैम्बरलेन और मोल्टन महोदय ने बताया ये बात कि ब्रह्मांड में एक अन्य भ्रमणशील तारा रहता था जो सूर्य के नजदीक से गुजरा था। इसी के परिणाम स्वरूप तारे के गुरुत्वाकर्षण से सूर्य सतह से सिगार के आकार का कुछ पदार्थ निकलकर अलग हो गया। यह तारा जब सूर्य से दूर चला गया तो सूर्य सतह से बाहर निकला हुआ यह पदार्थ सूर्य के चारों तरफ घूमने लगा और यही चीज धीरे धीरे संघनित होकर ग्रहों के रूप में परिवर्तित हो गई। चल, ठीक है, सूर्य सतह से बाहर निकला हुआ पदार्थ, ठीक है, धीरे धीरे संघनित हुआ, फिर वो बन गया। पहले सर जेम्स और बाद में हेराल्ड जेफरी ने इस बात का समर्थन भी किया। किसने समर्थन किया? जेम्स महोदय ने और जेफरी महोदय, इन दोनों ने इस बात का समर्थन किया कि सही बात है, वो सिगार के रूप में एक भाग रहा होगा, वही टूट के निकला, उसी से ग्रहों का निर्माण हुआ। यद्यपि कुछ समय बाद के तर्क सूर्य के साथ एक और साथी तारे के होने की बात मानते हैं जिसको हम द्वैतारक सिद्धांत बोलते हैं, है ना, बाइनरी थ्योरीज के नाम से जानते हैं। 1950 के में रूस के ऑटो श्मिड और जर्मनी के कार्ल वाइजास्कर ने निहारिका परिकल्पना में कुछ संशोधन किया। किसने किया संशोधन? रूस के ऑटो श्मिड हैं और जर्मनी के कौन? कार्ल वाइजास्कर भी हैं। इन दोनों ने ही क्या किया? निहारिका परिकल्पना में थोड़ा सा संशोधन किया, थोड़ा सा विवरण भी अलग रहेगा फिर। ठीक है, ये उनके विचार से सूर्य एक सौर निहारिका से घिरा हुआ था जो मुख्यतः हाइड्रोजन, हीलियम और धूल कणों से बनी थी। हाइड्रोजन, हीलियम और धूल कण, ये प्रश्न, इन कणों के घर्षण और टकराने से एक चपटी तश्तरी, वही तश्तरी वाला मामला, आकृति के बादल का निर्माण हुआ और अभिवृद्धि एक्रेशन प्रक्रम द्वारा ही ग्रहों का निर्माण हुआ। अंततोगत्वा वैज्ञानिकों ने पृथ्वी तथा अन्य ग्रहों की ही नहीं वरन पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी समस्याओं को समझने का प्रयास किया। आधुनिक सिद्धांत क्या है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में देखेंगे। प्रश्न इससे भी संबंधित पूछे गए हैं, पीटी में ही बता रहे हैं भाई। आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा है? बिग बैंग थ्योरी, है ना। इसे बोलते क्या है? विस्तरित ब्रह्मांड परिकल्पना, इसी को बोलते हैं। 1920 ईस्वी में एडविन हब्बल ने प्रमाण दिए कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। ब्रह्मांड के विस्तार होने की खबर एडविन हब्बल महोदय ने दिया, है ना। ब्रह्मांड का विस्तार होने का प्रमाण दिया सबसे पहले, मतलब एडविन हब्बल महोदय ने। समय बीतने के साथ आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर हो रही हैं। आप प्रयोग कर जान सकते हैं ब्रह्मांड विस्तार का क्या अर्थ है। आप एक गुब्बारा ले सकते हैं, पिचका हुआ बिल्कुल गुब्बारा रहे, नया नया, है ना, उस पर एक कलम से आप निशान बना दो कहीं भी, अब उसको फुलाओ, निशान बहुत छोटा सा रहेगा जब आप पिचके हुए गुब्बारे पे बनाएंगे, लेकिन जैसे जैसे गुब्बारे में हवा भरती जाएगी वो गुब्बारे पर जो लगा हुआ निशान है उसका आकार धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। समय बीतने के साथ आकाशगंगा एक दूसरे से दूर हो, आप प्रयोग कर जान सकते हैं ब्रह्मांड विस्तार का क्या अर्थ है। एक गुब्बारा लीजिए, उस पर कुछ निशान लगाएं जिनको आकाशगंगा मान लें,
जब आप उस गुब्बारे को फुलाएंगे, गुब्बारे पर लगे ये निशान गुब्बारे के फैलने के साथ साथ एक दूसरे से दूर जाते प्रतीत होंगे। इसी प्रकार आकाश गंगाओं के बीच की दूरी भी बढ़ रही है, परिणाम स्वरूप ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा, ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है क्योंकि आकाश गंगाओं के बीच की दूरी बढ़ रही, यही बोला जा सकता है। ठीक है, यदि आप पाएंगे कि गुब्बारे पर लगे चिन्हों के बीच की दूरी के अलावा चिन्ह स्वयं भी बढ़ रहे हैं, जबकि यह तथ्य के अनुरूप नहीं है। वैज्ञानिक मानते हैं कि आकाश गंगाओं के बीच की दूरी बढ़ रही, परंतु प्रेक्षण आकाश गंगाओं के विस्तार को नहीं सिद्ध करते हैं। मतलब आकाश गंगा के बीच की ही दूरी बढ़ रही, उनका आकार के मामले में कुछ अभी ऐसा है नहीं। मतलब गुब्बारे का उदाहरण आंशिक रूप से ही सही है। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार निम्न अवस्थाओं से गुजरा होगा। यहाँ पे एक पॉइंट है, ये पॉइंट दिख रहा है, यहाँ इस पॉइंट पे विस्फोट हुआ, फिर यहाँ से इतना कुछ, फिर इतना, फिर देखें तो ये चित्र इतने बड़े बड़े नजर आने लग गए। दूरियां भी देखो अच्छी खासी हो गई इन सबके बीच में, है ना। इस तरीके से ब्रह्मांड का विस्तार हुआ है। मतलब पहला बता रहा है कि आरंभ में वो सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना अति छोटे गोलक एकाकी परमाणु के रूप में एक ही स्थान पर थे। जिससे पूरा ब्रह्मांड बना है वो सब एकाकी स्थान पर ही विद्यमान थे, एक ही परमाणु में थे, एकाकी परमाणु के रूप में थे, जिसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म, तापमान और घनत्व अनंत था। जो भीषण विस्फोट हुआ है अति छोटे गोलक से, वही बिग बैंग है। इस प्रकार की विस्फोट प्रक्रिया से बृहद विस्तार हुआ। वैज्ञानिकों का विश्वास है कि बिग बैंग की घटना आज से कितने वर्ष पहले, 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी बिग बैंग की घटना। ब्रह्मांड का विस्तार आज भी जारी है। विस्तार के कारण कुछ ऊर्जा पदार्थ में परिवर्तित हो गई। विस्फोट के बाद 1 सेकंड के अल्पांश के अंतर्गत ही बृहद विस्तार हुआ। इसके बाद विस्तार की गति धीमी पड़ गई और बिग बैंग होने के आरंभिक 3 मिनट के अंदर ही पहले परमाणु का निर्माण हुआ है। ठीक है, याद रखना। बिग बैंग से 3 लाख वर्षों के दौरान तापमान कितना रहा, 4500 डिग्री केल्विन तक गिर गया। 3 लाख वर्ष के दौरान ऐसी हुआ है। और परमाणुवीय पदार्थ का निर्माण हुआ और ब्रह्मांड बन गया पारदर्शी। ठीक है, ब्रह्मांड के विस्तार का मतलब है आकाश गंगाओं के बीच की दूरी में विस्तार का होना। ब्रह्मांड के विस्तार का मतलब क्या है, आकाश गंगाओं के बीच की दूरी में विस्तार का होना। हॉयल ने इसका विकल्प स्थिर अवस्था संकल्पना के नाम से प्रस्तुत किया। स्थिर अवस्था संकल्पना किसने दिया, हॉयल महोदय ने। हॉल इस संकल्पना के अनुसार ब्रह्मांड किसी भी समय में एक ही जैसा रहा। यद्यपि ब्रह्मांड के विस्तार संबंधी अनेक प्रमाणों के मिलने पर वैज्ञानिक समुदाय अब ब्रह्मांड विस्तार सिद्धांत के ही पक्षधर हैं। ठीक है, तारों के निर्माण की बात करें। प्रारंभिक ब्रह्मांड में ऊर्जा और पदार्थ का वितरण समान नहीं था। शुरुआत में ऊर्जा पदार्थ का वितरण ब्रह्मांड में समान नहीं था। घनत्व में आरंभिक भिन्नता से गुरुत्वाकर्षण बलों में भिन्नता आई, जिसके परिणाम स्वरूप पदार्थ का एकत्रण हुआ। यही एकत्रण आकाश गंगाओं के विकास का आधार भी बना। ठीक है, पदार्थ का एकत्रण कैसे हुआ है, घनत्व में आरंभिक भिन्नता से गुरुत्वाकर्षण बलों में भिन्नता के चलते, है ना। गुरुत्वाकर्षण बलों में भिन्नता के चलते ही पदार्थों का एकत्रण हुआ था। और यही पदार्थों का एकत्रण क्या किया, आकाश गंगाओं के विकास का आधार बन गया, है ना। एक आकाश गंगा असंख्य तारों का समूह है। आकाश गंगाओं का विस्तार इतना अधिक होता है कि उनकी दूरी हजारों प्रकाश वर्षों में लाइट ईयर्स मापी जाती है। एक अकेली आकाश गंगा का व्यास 80,000 से 1.5 लाख प्रकाश वर्ष के बीच हो सकता है। ये हमें ध्यान रखना थोड़ा चाहिए। एक आकाश गंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचयन से होती है। ये हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचयन से आकाश गंगा के निर्माण की शुरुआत होती है, जिसे हम बोलते हैं निहारिका। क्रमशः इस बढ़ती हुई निहारिका में गैस के झुंड विकसित हुए और ये झुंड बढ़ते बढ़ते घने गैसीय पिंड बने, जिनसे तारों का निर्माण शुरू हुआ। और ऐसा विश्वास किया जाता है कि तारों का निर्माण लगभग 5 से 6 अरब वर्ष पहले हुआ था। ठीक है, प्रकाश वर्ष से संबंधित कई बार पेपर में प्रश्न पूछा गया है और कई तरीके से पूछा गया है। पहली बात तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, फिर एक प्रकाश वर्ष में कितना किलोमीटर होता है, एक प्रकाश वर्ष के बराबर कितना होता है, ऐसे। तो प्रकाश वर्ष क्या है, समय का मापन नहीं है भाई, ये दूरी का माप है। प्रकाश की गति कितनी है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। विचारणीय है, एक साल में प्रकाश जितनी भी दूरी तय करता है वह होता है प्रकाश वर्ष। अब कितना होता है ये, 9.46 गुने 10 की घात 12 है। ये 10 की घात 12 ऐसे लिखते ना, 10 to the power 12। ओके, याद रखना। हाँ, पृथ्वी और सूर्य की औसत दूरी कितनी है, 14 करोड़ 95 लाख।
98,000 किलोमीटर। प्रकाश वर्ष के संदर्भ में प्रकाश वर्ष का केवल इतना ही है। अगर देखा जाए तो एक प्रश्न ये भी तरीका बन सकता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी प्रकाश वर्ष के संदर्भ में देखी जाए तो कितनी होगी? तो कितनी है? 8.311। ठीक है, ये हमें याद रखना है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी कितनी होती है? 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर अधिकतम दूरी है पृथ्वी और सूर्य के बीच की। ठीक है, तो न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 14 करोड़ 90 लाख किलोमीटर, ये न्यूनतम दूरी होती है। तो एक बात और याद रख लेना कि इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है? अधिकतम और न्यूनतम दूरी के बीच में कितने का अंतर है? तो 30 लाख किलोमीटर का अंतर है ना? ये भी आपको पता रहना चाहिए। ग्रहों का निर्माण, तो ग्रहों की उत्पत्ति के संबंध में पहली तर्कपूर्ण परिकल्पना का प्रतिपादन किया था किसने? बफन महोदय। कास्ते द बफन नाम है टोटल इनका, और इन्होंने किया था 1749 में। ठीक है, ग्रहों की उत्पत्ति में भाग लेने वाले तारों की संख्या के आधार पर इसकी जो वैज्ञानिक संकल्पनाएं हैं उसको दो भागों में बांटा जाता है, एक द्वैतवादी और दूसरी अद्वैतवादी परिकल्पना। ठीक है, तो द्वैतवादी और अद्वैतवादी। जब हम द्वैतवादी परिकल्पना की बात करते हैं तो उसमें एक तो आ जाती है द्वैतवादी परिकल्पना में ग्रहाणु परिकल्पना आती है। ये किसने दिया था? चैम्बरलिन और मोल्टान द्वारा दी गई थी। इसी में एक है ज्वारीय परिकल्पना। इसको किसने दिया? तो जेम्स जेन्स और जेफरीज महोदय ने दिया। फिर एक है द्वैतारक सिद्धांत दिया किसी ने, इनका नाम था रसेल मतलब HN, रसेल नाम था इनका। ये सब द्वैतवादी। ठीक है, और यहीं पे अगर हम अद्वैतवादी बात करें, ये द्वैतवादी का मतलब हुआ ना कि जो ग्रहों की उत्पत्ति हुई है वो दो तारों से मिलकर हुई है। ठीक है, अद्वैतवादी का क्या मतलब है कि इसमें एक ही है जिससे सब कोई बन गया। तो इसमें जो आती हैं, एक वायव्य राशि आती है, वायव्य राशि परिकल्पना, इसको दिया कांट ने, और दूसरी आती है निहारिका परिकल्पना, जिसको दिया था लाप्लास ने। हाँ, लाप्लास। अद्वैतवादी के नीचे क्या लिखा हुआ है? विस्फोटक सिद्धांत के जो प्रतिपादक रहे हैं, जो कि महाविस्फोटक सिद्धांत क्या है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत और सबसे आधुनिक सिद्धांत भी है। इसके प्रतिपादक तो रहे हैं लेमेंतेयर, 1894-96 में इन्होंने दिया था। लेकिन इसकी व्याख्या किसने की थी? किसने? हाँ, रॉबर्ट वेगनर महोदय ने इसकी व्याख्या की थी। ठीक है, इसकी व्याख्या की थी रॉबर्ट वेगनर महोदय ने 1967 में। उन्होंने बताया था कि करीब 15 अरब साल पहले पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक गर्म सघन बिंदु पर संकेंद्रित था, है ना? मतलब बहुत ज़्यादा संकेंद्रण हुआ तो उसमें एक विस्फोट हुआ। उस विस्फोट की वजह से क्या हुआ? फिर विस्फोट से गैलेक्सी के रूप में दृश्य प्रकट हुए। यही गैलेक्सियों का अनंत समूह ब्रह्मांड बन गया, है ना? चलिए, ग्रहों का निर्माण बात करेंगे। विकास की निम्नलिखित अवस्थाएं मानी जाती हैं। ग्रहों के विकास, सबसे पहले तो तारे जो हैं निहारिका के अंदर, तो तारे निहारिका के अंदर गैस के गुंथित झुंड हैं। इन गुंथित झुंडों में गुरुत्वाकर्षण बल से गैसीय बादल में क्रोड का निर्माण हुआ। ठीक है, और इस गैसीय क्रोड के चारों तरफ गैस तथा धूल कणों की घूमती हुई तश्तरी, रोटेटिंग डाइस विकसित हुई।
मतलब निहारिका के अंदर क्या था, गैस के गुंथित झुंड थे। ये गैस के गुंथित झुंड क्या किए, गुरुत्वाकर्षण बल के चलते गैसीय बादल में क्रोड का निर्माण किए। ठीक है, और यही गैसीय क्रोड के चारों तरफ गैस और धूल कण की जो घूमती हुई तस्तरी थी वो विकसित हुई। दूसरी अवस्था क्या है, अगली अवस्था में गैसीय बादल का संघनन हुआ। क्रोड को ढकने वाला पदार्थ छोटे गोलों के रूप में विकसित हुआ। मतलब जो क्रोड को ढक रहा था वो कैसे हो गया, छोटे गोलों के रूप में आ गया। ये छोटे जो गोले थे, संसंजन का मतलब अणुओं में पारस्परिक आकर्षण मतलब संसंजन प्रक्रिया के द्वारा ग्रहाणुओं में विकसित हुए। फिर संगठन की क्रिया के द्वारा बड़े पिंड बनने शुरू हुए। संगठन और कॉलिजन के चलते क्या हुआ, बड़े पिंड बनने शुरू हुए। और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या हुआ कि ये सब आपस में जुड़ गए और छोटे पिंडों की अधिक संख्या ही क्या बन गई, ग्रहाणु है। छोटे पिंडों की जो अधिक अधिक संख्या देखने को मिलती है वो क्या कहलाती है, वही है ग्रहाणु। तीसरी अवस्था और अंतिम अवस्था है ग्रहों के बनने की। अंतिम अवस्था में अनेक छोटे छोटे ग्रहाणुओं के सहवर्धित होने पर कुछ बड़े पिंड ग्रहों के रूप में बने। यहाँ पर दिया गया है दूरी है, घनत्व है, अर्धव्यास, उपग्रह है, ऐसे ही दिए गए हैं। इस हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। पहले तो 9 ग्रह हुआ करते थे, है ना। पहले कितने ग्रह थे, 9 थे, अब 8 हो गए। यम को बाहर कर दिया गया। क्यों बाहर किया गया, क्योंकि यम जो था वो वरुण की कक्षा को काट रहा था, है ना, इस वजह से 2006 में बाहर किया गया। निहारिका को सौर मंडल का जनक माना जाता है। निहारिका को ही सौर मंडल का जनक माना जाता है। उसके ध्वस्त होने और क्रोड बनने की शुरुआत लगभग 5 से 5.6 अरब वर्ष पहले हुई और ग्रह लगभग 4.6 से 4.56 अरब वर्ष पहले बने। हमारे सौर मंडल में सूर्य क्या है, एक तारा है, याद रखना। 8 ग्रह हैं, कई सारे उपग्रह हैं, लाखों छोटे पिंड हैं। छोटे पिंड में जैसे क्षुद्र ग्रह भी आते हैं, ग्रहों के टुकड़े, धूमकेतु, बृहत मात्रा में धूल कण और गैस भी आते हैं। सौर मंडल में क्या क्या शामिल है, सूर्य, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, बृहद मात्रा में धूल कण और गैस, साथ साथ क्षुद्र ग्रह इसमें शामिल हैं। इन 8 ग्रहों में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। इन 8 ग्रहों में ये पूछा गया कई बार प्रश्न, भीतरी ग्रह भी, पार्थिव ग्रह भी बोलते हैं। कौन कौन है पार्थिव ग्रह, भीतरी ग्रह? तो बुध है, शुक्र है, पृथ्वी और मंगल। ये 4 हैं पार्थिव ग्रह या फिर भीतरी ग्रह, क्योंकि ये सूर्य और क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच में पाए जाते हैं। ठीक है ना, किसके बीच में पाए जाते हैं, सूर्य और क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच में। क्षुद्र ग्रहों की पट्टी और सूर्य के बीच में पाए जाने के कारण इन चारों ग्रहों को भीतरी ग्रह या पार्थिव ग्रह कहा जाता है। पार्थिव ग्रह इसलिए कहते हैं ना क्योंकि ये इनका जो आकार है, इनकी जो बनावट वो सब पृथ्वी के समान है। ठीक है, याद रखना। अन्य 4 ग्रह बाहरी हैं। बाहरी ग्रहों को क्या बोलते हैं, जोवियन ग्रह, गैसीय ग्रह, जोवियन ग्रह, गैसीय ग्रह। मतलब है ये ग्रह पृथ्वी की भांति ही पहले 4 ग्रह पार्थिव भी कहे जाते हैं। मतलब ये है कि पृथ्वी की भांति ही शैलों और धातुओं से बने हैं ये जो पार्थिव ग्रह थे। ठीक है, और अपेक्षाकृत अधिक घनत्व वाले भी हैं ये। अन्य 4 ग्रह गैस से बने विशाल ग्रह जोवियन ग्रह कहलाते हैं। जोवियन का मतलब होता है पृथ्वी की बृहस्पति की तरह। जोवियन का मतलब क्या है, बृहस्पति की तरह। इनमें से अधिकतर पार्थिव ग्रहों से विशाल हैं और हाइड्रोजन हीलियम से बना सघन वायुमंडल है। क्या है, हाइड्रोजन और हीलियम, ये प्रश्न में पूछा भी गया है। सभी ग्रहों का निर्माण लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले एक ही समय में हुआ था। अभी तक प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था। ठीक है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अगस्त 2006 में अपनी बैठक में निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड, जिसमें 2003 UB 313 एक ये है, प्लूटो, ये सब बौने ग्रह हैं। हमारे सौर मंडल संबंधित कुछ तथ्य सारणी 2.1 में दी गई है। तो एक तो ये भी आपका क्या है, बौना ग्रह है, और दूसरा है बौना ग्रह आपका कौन सा, प्लूटो। ठीक है ना, याद रखना। पार्थिव और जोवियन ग्रहों में अंतर निम्न परिस्थितियों के फलस्वरूप हो सकता है। इसमें देखें तो पार्थिव ग्रह जो होते हैं वो जनक तारे के बहुत समीप बने, अत्यधिक तापमान के कारण गैसें संघनित नहीं हो पाई, घनीभूत भी नहीं हो सकी,
जोवियन ग्रहों की रचना अपेक्षाकृत अधिक दूरी पर हुई। मतलब जो पार्थिव ग्रह हैं वो जनक तारे के बिल्कुल पास में है। बिल्कुल पास में होने के कारण क्या हुआ, वहां पे तापमान भी बहुत अधिक रहा, और तापमान अधिक होने के कारण संघनन नहीं हो पाया गैसों का संघनन के साथ साथ गैसें घनीभूत भी नहीं हो सकी। इस वजह से वो कैसे हो गए, पार्थिव ग्रह के रूप में दिखते हैं। जो भी धूल कण उनके ऊपर थे, आसपास घेरे हुए थे, वो सब सूर्य का जो स्पीड था उनके, क्या बोलते हैं, लौ, उसकी वजह से दूर हट गए। ये जो आप क्षुद्र ग्रहों की पट्टी अभी पढ़े हैं, वो क्षुद्र ग्रह की पट्टी क्या है, छोटे छोटे उसमें कण है, धूलकण टाइप के। ठीक है। दूसरी चीज है, सौर वायु सूर्य के नजदीक ज्यादा शक्तिशाली होती है। सौर वायु की बात वही है, सौर वायु सूर्य के नजदीक ज्यादा शक्तिशाली, मतलब पार्थिव ग्रहों से ज्यादा मात्रा में गैस और धूलकण उड़ा ले गई है। सौर वायु भी की उपस्थिति भी रही है, जिससे पार्थिव ग्रहों का निर्माण हुआ। ज्यादा मात्रा में गैस धूलकण उड़ा ले गई। सौर पवन इतनी शक्तिशाली न होने के कारण जोवियन ग्रहों से गैसों को नहीं हटा पाई। मंगल और बृहस्पति के बीच में पाया जाता है, क्या पाया जाता है यहाँ पे, क्षुद्र ग्रहों की पट्टी पाई जाती है। ठीक है। सौर वायु ने क्या किया, जो कुछ धूल कण बादल जो कुछ भी थे सूर्य के पास वाले ग्रह पे, उनको सबको हटा दिया, लेकिन वो सब आके यहाँ पे यहीं पर पहुंचे थे, इसके पहले नहीं रुके। और यहाँ से इधर जितने भी ग्रह आपको देखने को मिल रहे हैं वो गैसीय रूप में आज भी विद्यमान है। ठीक है। तीसरा क्या है, पार्थिव ग्रहों के छोटे होने से इनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी कम रही, जिसके परिणामस्वरूप इनसे निकली हुई गैस इन पर नहीं रुक सकी। मतलब जो छोटे ग्रह रहे पार्थिव ग्रह, क्योंकि आकार में तो छोटे ही हैं, अब आकार में छोटे होने के कारण क्या होता है, इनका जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो उतनी तेजी से काम नहीं करता है। गुरुत्वाकर्षण बल भी इनका कम है, और गुरुत्वाकर्षण बल कम होने की वजह से इन पर गैस और धूलकण नहीं रुक सके। ठीक है, जिससे वो दूर हट गए। जबकि आप जोवियन ग्रहों को देखेंगे तो बड़े ग्रह हैं, है ना, पार्थिव ग्रहों के मुकाबले देखा जाएगा तो। बात करें हम चंद्रमा की। चंद्रमा पृथ्वी का एक अकेला प्राकृतिक उपग्रह है। पृथ्वी की तरह चंद्रमा की उत्पत्ति संबंधी मत प्रस्तुत किए गए। सन 1838 में सर जॉर्ज डार्विन ने सुझाया कि प्रारंभ में पृथ्वी और चंद्रमा तेजी से घूमते एक ही पिंड थे। पृथ्वी और चंद्रमा दोनों एक ही पिंड हुआ करते थे, ये जॉर्ज डार्विन महोदय ने बताया 1838 में। यह पूरा पिंड डंबल मतलब बीच से पतला और किनारों से मोटा की आकृति में परिवर्तित हुआ और अंततोगतो टूट गया। उनके अनुसार चंद्रमा का निर्माण उसी पदार्थ से हुआ है जहां आज प्रशांत महासागर एक गर्त के रूप में मौजूद है। मतलब चंद्रमा का निर्माण उसी पदार्थ से हुआ जहां आज प्रशांत महासागर एक गर्त के रूप में मौजूद है। यद्यपि वर्तमान समय के वैज्ञानिक इनमें से किसी भी व्याख्या को स्वीकार नहीं करते। ऐसा विश्वास किया जाता है कि पृथ्वी के उपग्रह के रूप में चंद्रमा की उत्पत्ति एक बड़े टकराव का नतीजा है, जिसे द बिग स्प्लैट कहा गया है। ठीक है, मतलब पृथ्वी के उपग्रह के रूप में चंद्रमा की उत्पत्ति का एक बड़े टकराव का नतीजा है, और जो इस बड़े टकराव का नतीजा है उसका नाम क्या है, तो द बिग स्प्लैट। ऐसा मानना है कि पृथ्वी के बनने के कुछ समय बाद ही मंगल ग्रह के 1 से 3 गुना बड़े आकार का पिंड पृथ्वी से टकराया था। इस टकराव से पृथ्वी का एक हिस्सा टूटकर अंतरिक्ष में बिखर गया। टकराव से अलग हुआ ये पदार्थ फिर पृथ्वी के कक्षा में घूमने लगा और क्रमशः आज का ये चंद्रमा बन गया। ये घटना और या चंद्रमा की उत्पत्ति लगभग 4.44 अरब वर्ष पहले हुई थी। ठीक है, ध्यान रखना, चंद्रमा की उत्पत्ति कब हुई है, 4.44 अरब वर्ष पहले। पृथ्वी का उद्भव अगर हम बात करें तो क्या आप जानते हैं प्रारंभ में पृथ्वी एक चट्टानी गर्म वीरान ग्रह हुआ करती थी, जिसका वायुमंडल कैसा था। शुरुआत की बात है, यहाँ पर वायुमंडल भी विरल था, हाइड्रोजन और हीलियम से बना था। शुरुआत में पृथ्वी का वायुमंडल किससे बना हुआ था, तो हाइड्रोजन से बना था और हीलियम से बना हुआ था। यहाँ का वायुमंडल भी विरल था, ध्यान रखना। ये आज की पृथ्वी के वायुमंडल से बहुत अलग था, अतः कुछ ऐसी घटनाएं क्रियाएं अवश्य हुई होंगी जिनके कारण चट्टानी वीरान गर्म पृथ्वी एक ऐसे सुंदर ग्रह में परिवर्तित हुई जहां पर बहुत सा पानी तथा जीवन के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध हुआ। अगले कुछ भागों में आप पढ़ेंगे कि आज से 460 करोड़ सालों के दौरान इस ग्रह पर जीवन का विकास कैसे हुआ है। पृथ्वी की संरचना कैसी है, तो परतदार है। वायुमंडल के बाहरी छोर से पृथ्वी के क्रोड तक जो पदार्थ है वह एक समान नहीं है। वायुमंडल के बाहरी छोर से लेकर पृथ्वी के क्रोड तक का जो पदार्थ है वो एक समान नहीं है, इसीलिए तो उनके तापमान, घनत्व है ना, उसमें अंतर देखने को मिलता है। वायुमंडलीय और उनके बनावट में भी अंतर है, संरचना में भी अंतर है।
वायुमंडलीय पदार्थ का घनत्व सबसे कम है, वायुमंडलीय जो पदार्थ है उसका घनत्व सबसे कम है पृथ्वी की सतह से। इसके भीतरी भाग तक अनेक मंडल और हर एक भाग के पदार्थ की अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं। जैसे जैसे धरातल से हम अंदर की तरफ जाते हैं तो 3 प्रकार की परतें मिलती हैं, है ना? सियाल, सीमा, निफे, है ना? सिलिका एल्यूमिनियम, सिलिका मैग्नीशियम और ये निफे, निकिल और फेरस की फेरक, हाँ ठीक है। तो ध्यान रखना। स्थल मंडल का विकास। ग्रहाणु और दूसरे खगोलीय पिंड ज्यादातर एक जैसे ही घने और हल्के पदार्थों के मिश्रण से बने। उल्काओं के अध्ययन से हमें इस बात का पता चलता है कि बहुत से ग्रहाणुओं के इकट्ठा होने से ग्रह बने हैं। पृथ्वी की रचना भी इसी प्रक्रम के अनुरूप हुई। जब पदार्थ गुरुत्व बल के कारण संघत हो रहा था तो उन इकट्ठा होते पिंडों ने पदार्थ को प्रभावित किया और इससे अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न हुई। ऐसा पृथ्वी की उत्पत्ति के दौरान उत्पत्ति के तुरंत बाद हुआ। अत्यधिक ताप के कारण पृथ्वी आंशिक रूप से द्रव अवस्था में रह गई। अत्यधिक ताप के कारण पृथ्वी आंशिक रूप से द्रव अवस्था में रह गई और तापमान की अधिकता के कारण ही हल्के और भारी घनत्व के मिश्रण वाले पदार्थ घनत्व के अंतर के कारण अलग होना शुरू हो गए थे। किसके कारण? तापमान की अधिकता के कारण। तापमान की अधिकता के कारण पृथ्वी आंशिक रूप से द्रव अवस्था में भी रह गई है और तापमान की अधिकता के कारण ही क्या हो गया? हल्के भारी घनत्व भी घनत्व के मिश्रण वाले जो पदार्थ थे, क्योंकि उनमें उनके घनत्व में अंतर था तो वो एक दूसरे से अलग भी होने लगे। इसी अलगाव से भारी पदार्थ मतलब जैसे लोहा पृथ्वी के केंद्र में चले गए। जो लोहा रहा वो क्या हुआ? कहाँ बैठ गया? सबसे नीचे। जो सबसे भारी धातु होगी वो सबसे नीचे जाएगी और जो हल्के होंगे वो पानी के ऊपर ऐसे तैरते रहते हैं। तो पृथ्वी की सतह हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह या ऊपरी भाग की तरफ आ गए। जो हल्के पदार्थ थे वो तैर कर पृथ्वी की सतह पर आ गए। समय के साथ ये और ठंडे हुए, ठोस रूप में परिवर्तित होकर छोटे आकार के हो गए। अंततोगत्वा ये पृथ्वी की भूप्रकृति के रूप में विकसित हो गए। हल्के और भारी घनत्व वाले पदार्थों के पृथक होने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? विभेदन बोलते हैं भाई, है ना? डिफरेंटिएशन। चंद्रमा की उत्पत्ति के दौरान भीषण संघटक यहां पे इन्होंने दे रखा है के कारण पृथ्वी का तापमान फिर से बढ़ा। संघटन के कारण पृथ्वी का तापमान फिर से बढ़ा या फिर ऊर्जा उत्पन्न हुई और ये विभेदन का दूसरा चरण हुआ। पहला विभेदन का चरण हुआ तो उसमें पृथ्वी परत दर परत के रूप में स्थापित हुई। दूसरा जब विभेदन होगा तो क्या होगा? विभेदन की प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी का पदार्थ अनेक परतों में अलग हुआ और पृथ्वी के धरातल से क्रोड तक कई सारी परतें पाई जाती हैं, जैसे परपटी है, प्रवार है, बाह्य क्रोड है, आंतरिक क्रोड है। परपटी मतलब धरातल वाला एरिया जो इस पे हम रह रहे हैं। प्रवार मतलब इसके नीचे का क्षेत्र और बाह्य क्रोड मतलब सबसे आंतरिक क्षेत्र है लेकिन सबसे ऊपर वाला क्षेत्र। और सॉरी, बाह्य क्रोड, हाँ, आंतरिक क्रोड उसके नीचे का और सबसे नीचे का वही हो जाएगा बाह्य क्रोड। ठीक है। पृथ्वी के ऊपरी भाग से आंतरिक भाग तक पदार्थ का घनत्व बढ़ता है। ये आपको याद रखना चाहिए। पृथ्वी के ऊपरी भाग से जैसे जैसे आप आंतरिक भाग में जाएंगे घनत्व में वृद्धि होती जाती है, तापमान में भी वृद्धि होती जाती है ना? हर परत की विशेषताओं विस्तार पूर्वक अध्ययन हम अगले अध्याय में करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जैसे महाकल्प दिया गया। महाकल्प में एक दिया गया नवजीवन महाकल्प, है ना? इसमें देखिए चतुर्थ कल्प भी आता है क्वाटरनरी और तृतीय आता है टर्शियरी। युग की बात करें तो चतुर्थ कल्प में आता है अभिनव अत्यंत नूतन युग, जबकि तृतीय कल्प में टर्शियरी में आता है अतिनूतन, अल्पनूतन, अधिनूतन, अधिनूतन, पुरानूतन। अगर हम अभिनव और अत्यंत नूतन की बात करेंगे तो अभिनव जो युग रहा है वो 0 से 10,000 वर्ष पहले रहा। अत्यंत नूतन कितना था? 10,000 से 20 लाख वर्ष पहले। अगर हम अभिनव में बात करेंगे तो अभिनव में आधुनिक मानव आए थे, जबकि अत्यंत नूतन में देखेंगे तो हमको आदि मानव देखने को मिलते हैं। मतलब कौन? होमो सैपियंस। कब मिलते हैं भाई? अत्यंत नूतन युग में। युगों में अति नूतन भी है। अति नूतन 20 लाख से 50 लाख साल पहले आरंभिक मनुष्य के पूर्वज थे। इस समय अल्पनूतन 50 लाख से 2.4 करोड़ वर्ष पहले, इसमें वन मानुष थे, फूल वाले पौधे और वृक्ष पाए गए। अधिनूतन 2.4 करोड़ से 3.7 करोड़ है, तो मनुष्य से मिलता जुलता वन मानुष, जंतु और खरगोश इस समय मिले। अब आता है पुरानूतन। ये क्या है? तो 5.7 करोड़ से 6.5 करोड़ साल पहले का बात है और इसमें छोटे स्तनधारी, छोटे स्तनपाई मतलब चूहे जैसे जीव पाए गए। कब पाए गए? पुरानूतन में। दूसरा महाकल्प आता है मध्यजीवी। मध्यजीवी जो महाकल्प है 6.5 करोड़ से लेकर 24.5 करोड़ वर्ष पहले। क्रिटेशियस
इस समय में क्या क्या है, कौन कौन से युग हैं? क्रिटेशियस है, जुरासिक है, ट्रियासिक है। इस समय की बात करें तो 6.5 से 14.4 करोड़ जो क्रिटेशियस युग था, इस समय डायनासोर विलुप्त हो गए। कब हुए थे विलुप्त? क्रिटेशियस युग में। जुरासिक युग देखें 14.4 से 20.8 करोड़ साल पहले, डायनासोर का युग माना जाता है जुरासिक को। ट्रियासिक क्या है भाई? 20.8 से 24.5 करोड़ वर्ष। इस समय क्या देखने को मिलेंगे? मेंढक मिलेंगे और समुद्री कछुआ देखने को मिलेगा। तीसरा महाकल्प क्या है? पूरा जीव, जो 24.5 करोड़ वर्ष से 57 करोड़ वर्ष पहले आया था। इसमें भी कई सारे भाग हैं। परमियन है, कार्बोनिफेरस है, डेवोनियन है, प्रवालविद या सिलरियन है, ऑर्डोविशियन है और कैम्ब्रियन है। अगर हम परमियन की बात करें तो परमियन 24 से लेकर 28.6 करोड़ वर्ष के बीच में रहा। इस समय हमको क्या मिलते हैं परमियन युग में? रेंगने वाले जीवों की अधिकता, जल स्थल चर प्राणी देखने को मिलते हैं। दूसरा युग है कार्बोनिफेरस, जो कि 28.6 से 36 करोड़ वर्ष पहले आए, और इसमें पहले रेंगने वाले जंतु रीढ़ की हड्डी वाले पहले जीव आए। रेंगने वाले भी थे, रीढ़ की हड्डी वाले भी पहले आए। तीसरा है डेवोनियन। डेवोनियन का समय 36 करोड़ से 40.8 करोड़ वर्ष पूर्व। इसमें स्थल और जल पर रहने वाले जीव आ गए। प्रवालवदी प्रवालवदी या सिलरियन, इसका क्या समय है? 40.8 करोड़ से 43.8 करोड़। इसमें स्थल पर जीवन के प्रथम चिन्ह जैसे पौधे पाए गए। इसमें स्थल पर जीवन का पहला साक्ष्य मिला पौधे के रूप में। कब मिला है? तो प्रवालविद या सिलरियन समय में मिला है। कितने साल पहले की बात है? 40.8 करोड़ से 43.8 करोड़ वर्ष पहले की बात है। अब आता है ऑर्डोविशियन। ऑर्डोविशियन क्या है? अगला है ऑर्डोविशियन। ये क्या है? 43.8 से 50.5 करोड़ साल पहले। इसमें पहली मछली देखने को मिली। फिर कैम्ब्रियन युग आता, जो पूरा जीव का ही है, और ये 50.5 से 57 करोड़ साल पहले आया। और ये स्थल पर कोई जीवन नहीं था। इस समय जल में बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीव देखने को मिलते थे। जल में मिलते थे, लेकिन कौन से? बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीव, है ना। फिर बात करेंगे इयॉन। इयॉन में प्राग जीव है, आद्य महाकल्प है, हेडियन है ना। और महाकल्प में देखेंगे तो पूर्व कैम्ब्रियन महाकल्प। 57 करोड़ से 4.8 अरब वर्ष पहले। इस समय क्या मिला? देखिए, पहली बात तो प्राग जीव की अगर हम बात करें तो इसमें 57 करोड़ से 2.5 अरब साल पहले की बात है। इसमें कई जोड़ों वाले जीव निकल के आए सामने। जब हम बात करेंगे 2.5 अरब से 3.8 अरब साल पहले की, तो इसमें ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल जिसको बोलते हैं, एक कोशीय जीवाणु भी पाए गए इस समय पर। फिर 3.8 अरब से 4.8 अरब साल पहले की बात करें तो महाद्वीप महासागरों का निर्माण हुआ। इस समय महासागरों और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता देखी गई। ठीक है, तो महासागर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता कब देखी गई है? तो 3.8 अरब से 4.8 अरब वर्ष पहले देखी गई। फिर बात करें तारों की उत्पत्ति से संबंधित, 5 अरब से 13.7 अरब साल पहले की घटना है, जब तारों की उत्पत्ति हुई। तारों की उत्पत्ति के बारे में एक तो रहा 5 अरब साल पहले, जो सूर्य की उत्पत्ति हुई। 12 अरब साल पहले की बात करें तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। 13.7 अरब वर्ष पहले भी बिग बैंग हुआ था। बिग बैंग कब हुआ था? 13.7 अरब साल पहले। ठीक है, याद रखना। सुपरनोवा, ये सुपरनोवा विस्फोट है, 12 अरब वर्ष पहले हुआ। ये सुपरनोवा विस्फोट ही तारे की शुरुआती अवस्था मानी जाती है। पता है आपको? यस सर। ध्यान रखना। ठीक है, वायुमंडल और जलमंडल का विकास कैसे हुआ? अभी जैसा हमने बताया थोड़ी देर पहले, वैसे का वैसे हुआ है। पृथ्वी के वायुमंडल की वर्तमान संरचना में नाइट्रोजन ऑक्सीजन का प्रमुख योगदान। आज के समय में देखेंगे तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन है। वायुमंडल संरचना संगठन 8वें अध्याय में बताई गई है। वर्तमान वायुमंडल के विकास की 3 अवस्था है। इसकी पहली अवस्था कौन सी है? आदिकालिक वायुमंडलीय गैसें। आदिकालिक 3 अवस्थाओं में पहली अवस्था है आदिकालिक वायुमंडलीय जो गैसें थी उनका ह्रास हुआ। दूसरी अवस्था में क्या हुआ है?
तो पृथ्वी के भीतर से निकली भाप जलवाष्प ने वायुमंडल के विकास में सहयोग किया। पृथ्वी के भीतर से निकली जो भाप जलवाष्प रही उसने वायुमंडल के विकास में सहयोग किया। अंत में वायुमंडल की संरचना को जैवमंडल के प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया ने संशोधित किया है। ठीक है ना, तो वायुमंडल की संरचना को जैवमंडल का प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया ने संशोधित किया है। प्रारंभिक वायुमंडल जिसमें हाइड्रोजन, शुरुआत में क्या था, हाइड्रोजन हीलियम की अधिकता थी। सौर पवन के कारण पृथ्वी से दूर हो गया। ऐसा केवल पृथ्वी पर ही नहीं बल्कि सभी पार्थिव ग्रहों पर हुआ कि हाइड्रोजन और हीलियम दूर हट गए। अर्थात सभी पार्थिव ग्रहों से सौर पवन के प्रभाव के कारण आदिकालिक वायुमंडल या तो दूर धकेल दिए गए या फिर वो समाप्त हो गए। तो दूर ही नहीं धकेले गए हैं बल्कि वो समाप्त भी हुए हैं। ये वायुमंडल के विकास की पहली अवस्था रही कि जब सौर पवन के प्रभाव के चलते हाइड्रोजन और हीलियम कहाँ चले गए, पार्थिव ग्रहों से दूर भाग गए या फिर समाप्त हो गए। पृथ्वी के ठंडा होने विभेदन के दौरान पृथ्वी के अंदरूनी भाग से बहुत सी गैसें जलवाष्प बाहर निकले। इसी से आज के वायुमंडल का उद्भव हुआ है। आरंभ में वायुमंडल में जलवाष्प, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया अधिक मात्रा में और स्वतंत्र ऑक्सीजन बहुत कम हुआ करते थे। जो शुरुआती वायुमंडल था उसमें जलवाष्प भी था, नाइट्रोजन भी था, कार्बन डाइऑक्साइड भी था, मीथेन था, अमोनिया था, लेकिन स्वतंत्र ऑक्सीजन उसमें नहीं उपस्थित था। यह प्रक्रिया जिससे पृथ्वी के भीतरी भाग से गैसें धरती पर आई उसे कहते हैं गैस उत्सर्जन। ठीक है ना। लगातार ज्वालामुखी विस्फोट से वायुमंडल में जलवाष्प और गैसें बढ़ने लगी। जैसे जैसे ज्वालामुखी विस्फोट हुआ वैसे वैसे वायुमंडल में जलवाष्प और गैस बढ़ने लगी। पृथ्वी के ठंडा होने के साथ साथ जलवाष्प का संघनन शुरू हुआ। पृथ्वी जैसे जैसे ठंडा हो रही थी वैसे वैसे जलवाष्प का संघनन शुरू हुआ। वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के, ठीक है, वर्षा के पानी में घुलने से तापमान में और अधिक गिरावट है। वायुमंडल में जो उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड था वो जब वर्षा के पानी में मिला तो उसने क्या किया, फिर तापमान में और गिरावट ला दिया। फलस्वरूप अधिक संघनन, अत्यधिक वर्षा हुई। पृथ्वी के धरातल पर वर्षा का जल गर्तों में इकट्ठा होने लगा और जिससे महासागर बने। पृथ्वी के धरातल पर पानी के बारिश मतलब वर्षा का जो जल था वो गर्तों में इकट्ठा होने लगा है, जो कि बाद में महासागर के रूप में सामने आता है। पृथ्वी पर उपस्थित महासागर पृथ्वी की उत्पत्ति से लगभग 50 करोड़ सालों के अंतर्गत बने। इससे हमें पता चलता है कि महासागर 400 करोड़ साल पहले पुराने हैं। लगभग 380 करोड़ साल पहले जीवन का विकास आरंभ हुआ। यदि लगभग 250 से 300 करोड़ साल पहले प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा प्रक्रिया विकसित हुई। लंबे समय तक जीवन केवल महासागरों तक सीमित रहा। लंबे समय तक सिर्फ महासागर में ही जीव रहे। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा ऑक्सीजन में बढ़ोतरी महासागरों की देन है। धीरे धीरे महासागर ऑक्सीजन से संतृप्त हो गए। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 200 करोड़ वर्ष पूर्व पूर्ण रूप से भर गई थी। बात करें जीवन की उत्पत्ति। जीवन की उत्पत्ति की बात करें तो पृथ्वी की उत्पत्ति का अंतिम चरण है जीवन की उत्पत्ति। यह अंतिम चरण रहा। विकास, निस्संदेह पृथ्वी का आरंभिक वायुमंडल जीवन के विकास के अनुकूल तो नहीं था। आधुनिक वैज्ञानिक जीवन की उत्पत्ति को एक तरह की रासायनिक प्रतिक्रिया बताते जिससे पहले जटिल जैव अणु बने और उनका समूहन हुआ। यह समूहन ऐसा था जो अपने आप को दोहराता था, पुनः बनने में सक्षम था और निर्जीव पदार्थ को जीवित तत्व में परिवर्तित भी कर सका। हमारे ग्रह पर जीवन के चिन्ह अलग अलग समय की चट्टानों में पाए जाने वाले जीवाश्म के रूप में जो ग्रह पर जीवन के तत्व देखने को मिल रहे हैं, जो जीवन के चिन्ह देखने को मिल रहे हैं, वो अलग अलग समयों से संबंधित हैं, अलग अलग चट्टानों में देखने को मिलते भी हैं। ठीक है। 300 करोड़ साल पुरानी भूगर्भिक शैलों में पाई जाने वाली सूक्ष्मदर्शी संरचना आज की शैवाल की संरचना से मिलती जुलती है और ये कल्पना की जा सकती है कि इससे पहले समय में साधारण संरचना वाली शैवाल रही होगी, नील हरित शैवाल। ये माना जाता है कि जीवन का विकास लगभग 380 करोड़ वर्ष पहले शुरू हुआ था। जीवन का विकास मतलब जीव का विकास, अभी मनुष्य की बात नहीं है। एक कोशीय जीवाणु से आज के मनुष्य तक जीवन के विकास का सार भूवैज्ञानिक काल मापक्रम से प्राप्त किया जा सकता है, जो भूवैज्ञानिक काल मापक्रम में दर्शाया गया है। ठीक है, ये हो गया आपका पूरा चैप्टर।